नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्त। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो चलिए हम समझते हैं सवर्णीय आंदोलन को। आइए एक लाइन से समझते हैं। न तलवार उठी न बंदूक चली, फिर भी अंग्रेज सत्ता की नींव हिली। हाथों में सत्य और दिल में स्वाभिमान था। यह सवर्ण अवज्ञा महान अभियान था दोस्तों कल्पना कीजिए, हमारे ही देश में नमक हमारा हो, समुद्र हमारा हो, मेहनत हमारी हो, लेकिन अंग्रेज कहे तुम अपने लिए नमक भी नहीं बना पाओगे। ये तो यही बात हुई मित्र कि दाल चावल हमारा और बाबाजी कहे बेकुंठी लेवा हो। ठीक है, तो आप ही बताइए मित्र, क्या ऐसा कानून सही हो सकता था? महात्मा गांधी जी ने कहा अन्याय को चुपचाप सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है मित्र। लेकिन गांधी जी का रास्ता हिंसा का नहीं था कि चलो मार पीट करो, कपार फोड़ दो। ठीक है, ऐसा कोई करने इनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेज के गलत कानूनों को तोड़ो, लेकिन किसी का सिर मत फोड़ो। अत्याचार के सामने झुको मत, लेकिन हिंसा का रास्ता छोड़ो मत। ठीक है, अहिंसा के रास्ता को मत त्यागो। इसी विचार से जो भारत की जो महान क्रांतिकारी आंदोलन सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्त। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, आइए समझते हैं इस शब्द को। सविनय मतलब क्या होता है? मतलब कि सविनय का मतलब होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, न मारेंगे न गाली देंगे, बस आपका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अवज्ञा मतलब क्या होता है? सहयोग न करना। सविनय मतलब आदर पूर्वक मतलब आपको हम नहीं मारेंगे न पीटेंगे। ठीक है, अवज्ञा मतलब होता है आपको हम सहयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीयों को यह आंदोलन शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया दोस्त? ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने अंग्रेजों के कानून को खुलकर चुनौती देने का निर्णय लिया? आइए उन कारणों को समझते हैं जिन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की नींव तैयार की दोस्त। जुल्म बढ़ा तो आवाज उठी, चुप्पी टूटी, जनता जाग उठी। अन्याय जब हद से आगे बढ़ा तब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजा दोस्तों कोई भी बड़ा आंदोलन एक दिन में नहीं होता, अचानक नहीं होता। उनके पीछे कई ऐसी घटनाएं होती है जो जनता के मन में क्रोध, पीड़ा और जागरूकता पैदा करती है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने पूरे देश को आंदोलन के लिए तैयार कर दिया दोस्त। इन्हीं कारणों में थे साइमन कमीशन को अंग्रेज ने भारत भेजा 1927 में। तो भारतीय को उम्मीद थी कि इसमें उनकी बात की सुनी जाएगी, इनके बात को रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था दोस्त। भारत की बात हो, भारत का सवाल हो, भारत का तथ्य हो, लेकिन भारतवासी ही इसमें नहीं हो, उस बेंच में भारतवासी नहीं हो। इससे भारतीयों को क्या लगा? एकदम गहरा अपमान महसूस हुआ दोस्त। और पूरे देश में नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। क्या? साइमन गो बैक का नारा पूरा देश में गूंज उठा। ठीक है, भगाओ यहां से फिरंगियों को, एकदम पूरा नारा पूरा देश में एकदम जोर शोर से उठने लगा दोस्त। अब खोलते हैं दूसरा पिटारा। एक ने तो जहर उगल दिया, दूसरा पिटारा है
लाहौर अधिवेशन जो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया कि अब भारत का लक्ष्य केवल सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज होगा। मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए दोस्त। यानी अब मांग छोटी नहीं रही। अब भारतवासी साफ कहना चाहते थे कि अब न आधी आजादी चाहिए न झूठा दिलासा चाहिए, हमें तो पूरा अधिकार चाहिए, अपना स्वतंत्र स्वराज चाहिए दोस्त। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, ये कहाँ पे हुआ था दोस्त? आप लोकेशन में मैप पर भी इनको देख सकते हैं कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये लाहौर में हुआ 1929 में। तो उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि अब न आधी आज़ादी चाहिए न झूठा दिलासा चाहिए, हमें तो पूरा अधिकार चाहिए दोस्त, अपना स्वतंत्र स्वराज चाहिए। इसी के साथ एक और कड़ी जोड़ी, जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्त। यह केवल समारोह नहीं था बल्कि अंग्रेजों को एक खुला चैलेंज था, खुला संदेश था कि भारत अब जाग चुका है, आज़ादी का सपना अब जन जन का अपना है। इसी दिन लोगों ने प्रतिज्ञा ली, वचनबद्ध हुए कि वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। अब जो अगला हुआ, गांधी जी की मांग नहीं मांगा। ओ माय गॉड, गांधी जी ने मांगा अंग्रेज से कि भाई 11 सूत्री मांग रखे। महात्मा गांधी ने अंग्रेज के सामने 11 सूत्री मांग रखे। इन मांगों का उद्देश्य जनता को राहत देना और अन्याय को कम करना था दोस्त। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इन मांगों को क्या किया? इन मांगों को अंग्रेज सरकार ठुकरा दिया दोस्त, स्वीकार नहीं किया। यहीं से यह साफ हो गया कि जो शासन विनती न समझे, जो जनता की शक्ति समझानी पड़ती है, ठीक है, जब शासन विनती से नहीं समझेगा तो जनता को अपना शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। गांधी जी ने महसूस किया कि अब केवल निवेदन से काम नहीं चलेगा, अब आंदोलन करना पड़ेगा। अब अंतिम कड़ी है नमक कानून भाई साहब, ठीक है। अब जो अंतिम कड़ी है ये नमक कानून। अंग्रेजों ने नमक पर भी कानून बना रखा था दोस्त। भारतीय अपने ही देश में नमक नहीं बना सकते थे और उन्हें कर देकर नमक खरीदना पड़ता था। नमक ऐसी चीज थी दोस्त जो गरीब और अमीर दोनों के जीवन में समान रूप से जरूरी था। इसीलिए गांधी जी ने नमक को आंदोलन का प्रतीक बना दिया, इसको आइकन बना दिया दोस्त। रोटी फीकी हो सकती है लेकिन नमक के बिना नहीं, मतलब नमक तो हम लेके रहेंगे। और जब नमक पर भी कर लगे तो अन्याय सहना सही नहीं। इस प्रकार नमक केवल एक वस्तु नहीं रहा, वह जनता के अधिकार और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया दोस्त। ये जनता के स्वाभिमान और का क्या बन गया? प्रतीक बन गया दोस्त। अब आंदोलन की चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन इसे आग में बदलने वाला फैसला अभी बाकी था दोस्त। यह फैसला लिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब लिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। आप मैप को भी देखते रहिए, ठीक है। यह फैसला 29 में लिया गया, जहां से पूर्ण स्वराज की गूंज पूरे भारत में फैल गया दोस्त। आइए समझते एक लाइन से। रावी के तट पर सभा सजी, आजादी की नई मिसाल जली, अब समझौता नहीं अधिकार चाहिए, भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। दोस्तों, वर्ष 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता युवा नेता JL नेहरू, जिसे प्यार से हम चाचा भी कहते हैं, ठीक है, वही कर रहे थे। यह कोई सामान्य अधिवेशन नहीं था। इस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल गई। इससे पहले कांग्रेस अंग्रेजों के सीमित अधिकार और औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर रही थी, लेकिन अब भारतीय को धैर्य समाप्त हो चुका था। कांग्रेस ने स्पष्ट घोषणा कर दी, एकदम क्लियर बोल दिया कि अब टुकड़ों में अधिकार नहीं लेंगे, अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहेंगे। हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा लक्ष्य और पूर्ण स्वराज्य है, ठीक है। हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज।
लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज अर्थात अंग्रेजी शासन को पूरी स्वतंत्रता को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। भाई दोस्त, पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है? भारत पर शासन करने का पूरा अधिकार केवल भारतीयों का होगा, कोई फिरंगियों का नहीं होगा। अब भारतीय अंग्रेजों से थोड़ी सी छूट या सुधार नहीं मांग रहे थे, वे अंग्रेजी शासन को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। दोस्त, लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उस दिन गांव, शहरों और कस्बों में लोगों ने तिरंगा फहराया और प्रतिज्ञा ली कि हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे, अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे, सत्य और अहिंसा का मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। यह दिन भारतीय के लिए केवल उत्सव का दिन नहीं था, यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध खुली घोषणा थी कि भारत अब गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को एक अंतिम अवसर दिया। उन्होंने सोचा कि आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार के सामने जनता की समस्या रखी जाए। जैसे राम भगवान ने रावण को अंगद के माध्यम से अंतिम संदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार गांधी जी भी अंग्रेज तो रावण ही रूपी थे, ठीक है, तो उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी। आइए जानते हैं इन मांगों में ऐसा क्या था जिसने आगे चलकर पूरे आंदोलन की दिशा तय कर दी। दोस्त, तो ये शुरू करते हैं एक लाइन से। गांधी जी ने न निजी लाभ चाही थी, न सत्ता पाने की मांग थी। गांधी जी की हर मांग में जनता के दुखों की आवाज थी। दोस्तों, गांधी जी बिना चेतावनी दिए आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसराय इरविन को एक पत्र लिखा, 11 मांगे भेजी। इन मांगों का उद्देश्य केवल अंग्रेज को लाभ पहुंचाना नहीं था, कांग्रेस को लाभ पहुंचाना नहीं था। इनमें किसान, मजदूर, व्यापारी, राजनीतिक कैदी और सामान्य जनता सभी की समस्याओं को शामिल किया गया। दोस्त, गांधी जी का साफ संदेश था, सरकार जनता पर हो रहा अन्याय समाप्त करे, नहीं तो हमें उसके गलत कानून को तोड़ना पड़ेगा। नमक हर व्यक्ति की जरूरत था, गरीब हो या अमीर, सभी को नमक चाहिए था। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगा रखा था और भारतीयों को अपना नमक बनाने के अधिकार नहीं था। दोस्त, सोच लीजिए कि समुद्र हमारा, नमक हमारा, फिर अंग्रेज का क्यों अधिकार सारा। इसलिए नमक कर समाप्त करना गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। दोस्त, ये जो नमक कर था, इनको समाप्त करना गांधी जी की महत्वपूर्ण और मुख्य मांग थी। गांधी जी चाहते थे कि शराब की बिक्री पर रोक लगे और विदेशी कपड़ों की आयात कम किया जाए। इनके दो फायदे होते थे, लोगों की शराब की बुरी आदतों से बचाया जा सकता था, भारत में बने स्वदेशी कपड़े और भारतीय कारीगर को बढ़ावा मिलता। विदेशी कपड़ा जब बाजार में छाता था, भारतीय बुनकर भाई साहब भूखा सो जाता था। अब अंग्रेज सरकार भारतीय सेना से कर वसूली करती थी। इस सेना का प्रयोग कई बार भारतीयों के जो आंदोलन को दबाने में किया जाता था। भाई, जिस जनता से टैक्स लेता था उसी जनता को दबाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। गांधी जी का कहना था, जनता भूखी रहे और शासन हथियार खरीदे, यह न्याय नहीं है। इसीलिए उन्होंने सैनिक खर्च कम करने की मांग रखी। दोस्त, किसानों की फसल अच्छी हो या खराब, उन्हें भारी लगान देना पड़ता था। कई बार किसान कर्ज में डूब जाते थे और उनकी जमीन तक नीलामी हो जाती थी। दोस्त, खेत किसान का, मेहनत किसान की, लेकिन कमाई चली जाती थी सरकार की। दोस्त, गांधी जी ने भूमि लगान को घटाकर आधा करने की मांग किया। दोस्त, अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाले अनेक भारतीय को जेल में डाल दिया गया।
गांधी जी ने अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनका मानना था देश की आजादी के बाद बात करना अपराध नहीं हो सकता दोस्त, इसलिए राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति मिले। ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवस्था था कि अंग्रेज हथियार रखने की अनुमति थी, लेकिन भारतीयों को हथियार रखने की कोई अनुमति नहीं थी। तो इसीलिए भारतीयों को भी लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने का अधिकार मिले, ये मांग किए थे। अंग्रेज सरकार रुपये और पौंड की विनिमय दर अपने लाभ के अनुसार निर्धारित करती थी दोस्त। इससे भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था। गांधी जी ने ऐसी विनिमय दर की मांग की जिससे भारत पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़े दोस्त। अब लास्ट है, तटीय जहाजरानी भारतीयों के लिए खुली होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि तटीय जहाजरानी में भारतीय व्यापारी और कंपनियों को अवसर मिले। इसका उद्देश्य था कि भारत का व्यापार भारतीयों के हाथ में आए और देश की संपत्ति देश में रहे दोस्त। अंग्रेज ने गांधी जी की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने 11 सूत्री मांग को ठुकरा दिया। तो गांधी जी ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा आग लगाया जिसकी आहट पूरा दुनिया सुनी। हाथ में कोई हथियार नहीं, लेकिन इरादा चट्टान से भी मजबूत था दोस्त। साबरमती से शुरू हुआ यह सफर दांडी पहुंचकर अंग्रेज साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया। आइए शुरू करते हैं एक लाइन से। एक मुट्ठी नमक हाथ में उठाया, अंग्रेजी शासन को खुला संदेश सुनाया। न तलवार चली न गोली की मार, फिर भी हिल गया ब्रिटिश साम्राज्य का आधार दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था। भारतीयों को समुद्र के किनारे हुए भी स्वयं नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने समझ लिया था कि नमक केवल खाने की वस्तु नहीं, ये ऐसी आवश्यकता है जिनका उपयोग गरीब और अमीर दोनों करते हैं। इसीलिए नमक कानून तोड़ने से पूरा देश आसानी से इस आंदोलन से जुड़ सकता था दोस्त। तो देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ किया। उनके साथ प्रारंभ में 78 चुने हुए सत्याग्रही थे। गांधी जी को मिलाकर कितना सत्याग्रही हुए? 79 सत्याग्रही हुए थे। सिर्फ 79 कदम चले थे साथ, लेकिन धीरे धीरे जुड़ गया भारत उनके साथ दोस्त। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रास्ते में गांवों और शहरों के हजारों लोग गांधी जी का स्वागत करने लगे। कोई फूल बरसाता, कोई भोजन देता और कोई कुछ दूर उनके साथ चलने लगता दोस्त। साबरमती से दांडी की दूरी लगभग 240 मील और 385 किलोमीटर थी दोस्त। गांधी जी और सत्याग्रहियों ने यह लंबी दूरी पैदल तय की। यात्रा के दौरान गांधी जी गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते थे, अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करो, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, आंदोलन को अहिंसक बनाए रखो, मारपीट, किसी को नुकसान हिंसक रूप में मत करो। भले ही पैरों में छाले थे, लेकिन कदम रुके नहीं। रास्ते लंबे थे, लेकिन इरादे झुके नहीं दोस्त। लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। ठीक है। सुबह गांधी जी समुद्र तट पर गए और नमकीन मिट्टी उठाकर नमक बनाया। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया दोस्त। देखने में यह बहुत छोटा कार्य था, लेकिन इनका संदेश बहुत बड़ा असर कर गया दोस्त। भारतवासी अब अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण कारणों को स्वीकार नहीं करने के लिए बिल्कुल तैयार था दोस्त। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद पूरे भारत में नमक सत्याग्रह फैल गया दोस्त, आग की तरह फैल गया। लोगों ने समुद्र के पानी से नमक बनाया, नमक कानून को उल्लंघन किया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकान को बहिष्कार किया। कई स्थानों पर कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया दोस्त। शांतिपूर्ण जुलूस और धरने आयोजित किए गए। वह केवल नमक की मुट्ठी नहीं थी, वह भारत के
स्वाभिमान की मुट्ठी थी दोस्त। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक विशाल जन आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, व्यापारी बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे दोस्त। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के सहारे भी शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दिया जा सकता था दोस्तों गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, लेकिन आंदोलन की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। दांडी में उठ रही चिंगारी देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई दोस्त। कहीं नमक कानून तोड़ा गया, कहीं जंगल के कानून को चुनौती दी गई, तो कहीं लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में किन नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल गांधी जी या गुजरात तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव भारत के लगभग हर क्षेत्रों में दिखाई दिया। हर क्षेत्र ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेज सरकार का विरोध किया। इसी कारण यह आंदोलन वास्तव में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया दोस्त। देखिए, गुजरात से तो महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू किए थे, लेकिन तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने आंदोलन को नेतृत्व किया। उन्होंने तमिलनाडु में चीरापल्ली से वेदारम, कहाँ पे, चीरूपल्ला से वेदारम मार्च किया दोस्त। उन्होंने मार्च निकाली। वहां पहुंचकर नमक कानून को उल्लंघन किया गया। इसे दक्षिण भारत का दांडी मार्च भी कहा जाता है। इनको याद रखिए, इसे दक्षिण भारत का दांडी मार्च भी कहा जाता है। और राजा जी राजगोपालाचारी को प्रेम से हम लोग राजा जी भी कहते हैं दोस्त। राजगोपालाचारी कहते हैं ना, इनको फैक्ट याद रखिए। अब आते हैं केरल में। ये देखिए मैप भी आप देखते जाइए। ये रहा केरल की एरिया। इससे पहले हम पढ़े थे तमिलनाडु के एरिया। इससे पढ़े थे हम पहले गुजरात की एरिया। तो एक नंबर में रहा गुजरात, 2 नंबर में रहा तमिलनाडु, अब 3 नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं केरल को। तो केरल में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहा था, उसका लीडर थे, उसका कार्यकर्ता थे के लप्पन ने किया था दोस्त। उन्होंने पय्यानूर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। लोगों ने नमक कानून का विरोध किया और अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। केलप्पन को केरल में गांधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है दोस्त। इनको प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। अब आते हैं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। वे अहिंसा में गहरा विश्वास रखते थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। किनको? सीमांत गांधी से नाम जानते हैं हम लोग? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत एरिया, ये है उत्तर पश्चिम प्रांत एरिया, मतलब कि उत्तर पश्चिम 4 नंबर हम दे देते हैं, इसको उत्तर पश्चिम प्रांत एरिया कहा जाता है दोस्त। तो वहाँ सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार जो एक संगठन बनाया। क्या, कौन संगठन? खुदाई खिदमतगार उन्होंने संगठन बनाया। इसके कार्यकर्ता लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसीलिए उन्हें लाल कुर्ती भी कहा गया। सीमांत गांधी के लिए एक लाइन है दोस्त, सीमा पर रहने वाले वह वीर महान, अहिंसा बनी जिनकी सच्ची पहचान, न बंदूक उठाई न तलवार चलाई, प्रेम और साहस से आज़ादी की राह बनाई दोस्त। जब बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि जिस क्षेत्र को अंग्रेज हिंसक और अशांत मानते थे, ये क्षेत्र स्वाभाविक बात है, इधर बगल में पाकिस्तान भाई साहब है, तो अहिंसक मतलब मानते थे उनको, प्रांत को। वहीं गफ्फार खान ने अहिंसा का विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया दोस्त। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। देखिए ये एरिया जो है महाराष्ट्र का, ये 5 नंबर जो है ये महाराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र में लोगों ने अंग्रेजों के जंगल कानून को विरोध किया। अंग्रेज सरकार ने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ग्रामीणों और आदिवासियों को लकड़ी, घास और जंगल की दूसरी वस्तुओं को उपयोग करने से रोका जाता था। लोग जंगल में गए और सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर अपना व्यापारिक अधिकार जताया। इससे जंगल सत्याग्रह कहा गया। क्या कहा गया? इसे जंगल सत्याग्रह कहा गया दोस्त। अब आते हैं मेरे प्यारे बिहार। ठीक है, ये हमारा प्यारा बिहार है, 6 नंबर
बिहार है दोस्त। बिहार में आंदोलन का एक प्रमुख रूप था क्या? चौकीदारी कर न देना, गार्डिंग टैक्स न देना। गांव के लोगों से चौकीदार के वेतन के लिए वसूला जाता था कर। लेकिन ये चौकीदार कई बार अंग्रेजी प्रशासन के लिए जासूस और दमन का काम करते थे। इसीलिए ग्रामीणों ने कहा कि ये व्यवस्था हमारी निगरानी और दमन करती है, इसके लिए हम अब टैक्स नहीं देंगे, अब टैक्स हम नहीं देंगे। ये तो दरिद्र भेड़िया है, ठीक है, स्वाभाविक बात है, ये गार्ड थोड़े ना था, ये दरिद्र भेड़िया था दोस्त। अब देखिए बंगाल में विद्यार्थियों और युवाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना दिया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा दिया। छात्रों ने जुलूस निकाले और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया दोस्त। इस स्लाइड को हम लोग ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं दोस्त, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धरसाना सत्याग्रह, इनके बारे में तो क्या ही कहना है दोस्त। अंग्रेजों ने गांधी जी को तो कैद कर लिया भाई, गांधी जी को कैद कर लिया, लेकिन उनके विचारों को कैद नहीं कर सके। नेता जेल में था, फिर भी आंदोलन मैदान में था दोस्त। अब हिंसा की सबसे कठिन परीक्षा धरसाना की धरती पर होने वाली थी। आइए समझते हैं एक लाइन से। नेता को जंगल में डाल दिया, फिर भी कारवां चलता रहा। लाठियां बरसती रही शरीर पर सत्याग्रह अहिंसा पर अडिग रहा। दोस्तों, डांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसका अगला लक्ष्य गुजरात में स्थित धरसाना सरकारी नमक कारखाना था। लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को मई 1930 में उनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया दोस्त। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी को हम गिरफ्तार कर लेंगे तो मतलब आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांधी जी को कैद किया जा सकता था दोस्त, उनके विचारों को कैद करना संभव नहीं। शरीर को रोका जा सकता है, आजादी को, पुकार को आप नहीं रोक सकते। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? तो गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद पहले न्यायाधीश स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी, कौन? अब्बास तैयब जी ने आंदोलन की जिम्मेवारी संभाली दोस्त। ये रहे अय्या अब्बास तैयब जी, और ये क्षेत्र रहा गुजरात का एरिया का धरसाना एरिया दोस्त। कुछ समय बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब जो आता उसको गिरफ्तार कर लेता। इसके बाद आई सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह धरसाना नमक जो कारखाने की ओर बढ़े। सरोजनी नायडू ने सत्याग्रही को समझाया, आप पर चाहे कितनी भी लाठियां चले, आपको हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं देना है। यह केवल अंग्रेजी कानून को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, यह सत्याग्रहियों के धैर्य, साहस और अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा थी दोस्त। सोच लीजिए कि किसी की बॉडी पर एकदम हिंसात्मक रूप से आप लाठी का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो हिंसा सहते जा रहे हैं, एक का कदम लड़खड़ा रहा है, दूसरा वहां पर खड़ा हो जा रहा है। ये था दोस्त धरसाना सत्याग्रह मित्र। धरसाना गुजरात में स्थित एक सरकारी नमक केंद्र था दोस्त। यहाँ नमक का उत्पादन अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में होता था। सत्याग्रही शांतिपूर्वक आगे बढ़े, उनके हाथों में न तलवार थी, न बंदूक, और न ही कोई हथियार थी। केवल उसके पास दो शक्तियां थी, सत्य और अहिंसा। खाली हाथ थे, हौसले भरे थे। सामने अंग्रेज शासन पहरे पर पड़े थे। कदम रुके नहीं, सिर झुके नहीं, लाठियां चली पर हाथ उठे नहीं। अब देखते हैं कि जब सत्याग्रही नमक कारखाने की ओर बढ़े तब अंग्रेज पुलिस ने उस पर बेरहमी से लाठियां चलाई, एकदम पूरा ताबड़तोड़, मतलब कि पूरा हिंसा ही कर दिया। एक समूह घायल होकर गिर जाता दोस्त, तो दूसरा समूह बिना प्रतिरोध किए उनके आगे फिर से लाठी खाने के लिए तैयार हो जाता। सत्याग्रहियों ने पुलिस पर हमला नहीं किया, पत्थर नहीं फेंके, लाठियों का जवाब लाठियों से नहीं दिया। गंभीर चोट लगने के बाद भी हिंसा नहीं छोड़ी। सही शरीर घायल होते गए, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। खून जमीन पर गिरता गया, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं छूटा दोस्त। धरसाना सत्याग्रह ने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय सत्याग्रह के साहस को उजागर कर दिया दोस्त। अब देखते हैं अमेरिकी पत्रकार जो वेब मिलर थे, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर,
ने धरसाना जो सत्याग्रह थे उनका प्रत्यक्षदर्शी थे दोस्त। उन्होंने देखा कि निहत्थे सत्याग्रहियों पर पुलिस बेरहमिया से लाठी चला रही थी, फिर भी सत्याग्रही पलटकर हमला नहीं कर रहे थे। वेब मिलर ने इस घटना को पूरी दुनिया के अनेक समाचार पत्रों तक पहुंचाई। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा अंग्रेज सरकार कितनी क्रूरता से आंदोलन दबा रही थी, भारतीय सत्याग्रही कितने अनुशासित और साहसी थे। गांधी जी की अहिंसा केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई दे रही थी दोस्त। धरसाना में लाठियां भारत पर चलती रही, लेकिन चोट अंग्रेजी की शासन की छवि पर लगी दोस्त। दोस्तों, धरसाना में सरोजिनी नायडू ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। अब भारत की महिलाएं भी घर की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी थी। उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया, नमक बनाया, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटी। आइए जानते हैं सवर्णीय अज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने कैसी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आइए एक लाइन से शुरू करते हैं। माताओं के मिसाल का चौखट लांग कर जब नारी चली, आजादी की नई मिसाल जली। हाथों में तिरंगा, मन में सम्मान, मात्र शक्ति से मजबूत हुआ स्वतंत्रता अभियान दोस्तों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी महिलाओं की व्यापक भागीदारी। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इससे पहले भी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, लेकिन वर्ष 1930 के सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में वे पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खुले रूप से सड़कों पर उतर गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि देश की स्वतंत्रता केवल पुरुषों की जिम्मेवारी नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीयों का जिम्मेवारी है दोस्त। महिलाओं ने केवल सभाओं में उपस्थित होकर समर्थन नहीं किया बल्कि आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता बनी। उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया, शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानें के सामने धरना दिया, जुलूसों और सभाओं में भाग लिया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रचार किया, राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी दी और जेल की यातनाएं सही। पुरुष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जब पुरुष नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया तो यही हमारी भारतीय माता थी, वीरांगनाएं थी, जो इस आंदोलन की बागडोर संभाली दोस्त। कहीं नमक बनाया, कहीं धरना दिया, कहीं जेल जाकर भी संघर्ष जिया। न भय से रुकी, न दमन से झुकी। भारत की महिला आजादी के लिए डटी रही दोस्त। महिलाओं की भागीदारी से आंदोलन घर घर तक पहुंच गया। जब एक महिला आंदोलन में शामिल होती थी तो उनके साथ पूरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगता था। इसी कारण स्वतंत्रता का यह संदेश केवल राजनीतिक सभाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामान्य घर तक पहुंच गया दोस्त। और कहा जाता है कि जिस आंदोलन में माताएं उतर आती है उनकी आवाज़ को कोई शासन या प्रशासन उनको दबा नहीं सकता दोस्त। महिलाओं की सक्रियता ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि अब स्वतंत्रता की मांग केवल कुछ नेताओं की मांग नहीं थी, यह पूरे भारत समाज की मांग बन चुकी थी दोस्तों, अंग्रेज ने सोचा था कि दमन से आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा दोस्त। जितना दमन बढ़ा उतना ही आंदोलन का मजबूत बढ़ा। यही कहावत है कि जब जब प्यार पे पहरा पड़ेगा प्यार और भी गहरा होगा। तो इससे देश का लगाव था दोस्तों। उन पर दमन करता गया लेकिन आदमी आगे बढ़ते गए। अब अंग्रेज सरकार को उसी गांधी जी के साथ बैठकर समझौता करना पड़ा जिन्हें कुछ समय पहले जेल में डाला गया था। मतलब फेंकी थूक को चाटनी पड़ी अंग्रेज को। दोस्तों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ गया। ऐसे में वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के बीच बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। एक और थे महात्मा गांधी जो कांग्रेस और आंदोलन के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरी ओर थे लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे। एक तरफ साम्राज्य की ताकत थी, दूसरी तरफ सत्याग्रह की शक्ति। एक के पास शासन था तो दूसरे के पास जनता की भक्ति थी दोस्त। समझौते के तहत अंग्रेज सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण रियायतें मतलब कि देने की असहमति दी। अधिकांश राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना था, खासकर वे जो हिंसा के अपराध में शामिल नहीं थे। जब्त की गई कुछ संपत्तियां वापस की जानी थी। शांतिपूर्ण धरने को अनुमति दी गई।
तटीय क्षेत्रों को लोगों को कुछ शर्तों के साथ नमक बनाने की छूट दी गई दोस्त। यह गांधी जी की सबसे बड़ी नैतिक उपलब्धि थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेताओं से औपचारिक बातचीत की थी दोस्त। कांग्रेस ने भी समझौता के बदले कुछ बातें स्वीकार की। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, मतलब कि इनको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया दोस्त। साथ ही गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, संघर्ष रुका था पर समाप्त नहीं हुआ था, रास्ता बदला था, लक्ष्य नहीं बदला दोस्तों ये आंदोलन अस्थायी रूप से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि बातचीत करने के लिए, ठीक है, इनको रोका गया था। दांडी की रेत से शुरुआत हुआ सफर अब लंदन की गोलमेज तक पहुंच चुका था। वहीं गांधी जी, जिसने एक मुट्ठी नमक से अंग्रेज शासन को चुनौती दी थी, अब ब्रिटिश सरकार के सामने भारत की आवाज रखने जा रहे थे। हम बात करते हैं दोस्त क्या चीज का, तो गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम लोग बात कर रहे थे, जो कहाँ हुआ था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्त, लंदन में। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त कि गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अंग्रेज सरकार भारत के भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा कर रही थी उस गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में यह तय करने की कोशिश हो रही थी कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो और भारतीयों को कितने राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। लेकिन समस्या यह थी कि अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता के मूल प्रश्न से आनाकानी कर रहे थे, वे भाग रहे थे, उसको वे फेस नहीं करना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि चर्चा का मुख्य मुद्दा भारत के वास्तविक राजनीति, स्वतंत्रता और जिम्मेदार शासन देना हो। लेकिन सम्मेलन में कई अलग अलग समूहों के प्रतिनिधि मौजूद थे और अंग्रेज सरकार का जोर विशेष रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर था, मतलब बांटो और राज करो पर उसका फुल फोकस था। इस मुख्य मुद्दा भारत सरकार की इससे मुख्य मुद्दा क्या हुआ? इससे भारत स्वतंत्रता पीछे चला गया। गांधी आज़ादी की बात कर रहे थे, अंग्रेज मुद्दा को भटका रहे थे, बांट रहे थे। भारत एक होकर अधिकार मांगता रहा, शासन समाज को हिस्से में बांटता रहा दोस्त। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न पर कई ठोस समाधान नहीं निकला, कोई भी ठोस जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं निकल पाया। गांधी और अंग्रेज सरकार के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, विशेषकर जिम्मेदार शासन का प्रश्न, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन का मुद्दा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायित्व का प्रश्न। अंततः सम्मेलन बिना ठोस परिणाम के समाप्त हो गया दोस्त। गांधी जी अब भारत लौटे। जब गांधी जी भारत लौटे तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुकी थी। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन आ गया था दोस्त। उस समय में लॉर्ड वेलिंगटन शासन कर रहे थे। नई सरकार का रवैया काफी कठोर था। कांग्रेस नेता को गिरफ्तारियां फिर शुरू हुई, आंदोलन पर प्रतिबंध लगाए गए। तब गांधी जी ने महसूस किया कि बातचीत से न्याय नहीं मिला, अब संघर्ष को फिर से जारी करो। गांधी जी ने भारत लौटे और जनवरी 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया दोस्त। गांधी जी और कोई नेता को गिरफ्तार कर लिए गए, बहुत सारे नेताजी गांधी जी के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई ठोस समाधान तो नहीं निकल पाया। गांधी जी भारत लौट कर आ गए, आंदोलन फिर से शुरू हुआ, गिरफ्तारियां बढ़ी और सरकार का दमन भी तेज हो गया। अब आंदोलन लंबे संघर्ष के दौर में प्रवेश कर चुका था। आइए समझते हैं आखिर यह आंदोलन कब और कैसे समाप्त हुआ दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। इसका सबसे प्रसिद्ध जो चरण रहा दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तो गांधी जी भारत लौटे और 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया। 1932 में अंग्रेज सरकार का रवैया पहले से अधिक कठोर हो गया था।
कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाए गए, आंदोलनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। इस कारण आंदोलन को पहले जैसी गति बनाए रखना कठिन हो गया दोस्त। लगातार सरकारी दमन, गिरफ्तारियां और बदली हुई राजनीतिक परिदृश्य के कारण गांधी जी ने 1934 में सबनी अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक क्या किया, वापस ले लिया। उन्होंने 1934 आते आते इस आंदोलन को ऑफिशियली रूप से उनको क्या किया, वापस कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात दोस्त जरूर समझिए, आंदोलन समाप्त हुआ था, आज़ादी की लड़ाई नहीं। सबनी अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय जनता के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया था वह आगे के स्वतंत्रता संघर्ष में काम आया दोस्त। यह सबनी अवज्ञा आंदोलन की यात्रा कैसे लगा दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं दोस्त। इसमें कुछ फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम जो रिवीजन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबनी अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1930 में। आंदोलन का प्रतीक हुआ नमक। दांडी मार्च शुरू हुए 12 मार्च 1930 को, समाप्त हो गया 6 अप्रैल 1930 को। उसमें कुल सत्याग्रही 79 थे, 78 + 1 गांधी जी थे। दांडी मार्च की दूरी लगभग 240 मील 385 किलोमीटर थी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को लंदन में हो रहा था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी थे। आंदोलन समाप्ति 1934 में हुआ। सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं और खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे। धरासाना सत्याग्रह सरोजनी नायडू से संबंधित थी दोस्त। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।